हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी 21। दोस्तों स्टडी 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, प्रस्तावना। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। इससे बहुत सारे एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज हम लोग देखेंगे इससे किस किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पहले हम उसको डिस्कशन करते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का आत्मा है आप कह सकते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में जो भी उल्लेखित शब्द है, जो भी इम्पोर्टेंट शब्द है, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, न्याय, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, ऐसे जो भी वर्ड्स है उस वर्ड्स के मतलब को हम समझेंगे। और इसके साथ ही जो भी प्रीवियस ईयर में आज तक इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी होगी तो मैं इसको सेकंड पार्ट में देने का ट्राई करूँगा, बट देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो आप सोचते होंगे प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देशिका पेश की। एक आप कह सकते हैं कि संविधान जो हमारा इतना बड़ा है, जिसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो संविधान उतना बड़ा में है क्या, जिसको आप बोल सकते हैं समरी, वो चंद लाइनों में लिखी हुई एक उद्देशिका इन्होंने पेश की, जिसमें ये बात लिखा हुआ था कि हमारी जो संविधान है वो कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा, संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, ये सब बातें उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये एक्चुअली आप एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि ये हमारा संविधान का उद्देश्य है कि कौन से उद्देश्यों को हम प्राप्ति करेंगे, इसलिए हम अपने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे अब हम लोग का दो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को कब पेश किया, तो वो कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा आपका यहाँ से कि हमारी जो प्रस्तावना है वो कौन से कंट्री से ली गई है, तो वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है, उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई तो वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान का प्रस्तावना जो है वो किस तरह से स्टार्टिंग होता है। तो वो आपका स्टार्टिंग होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से शुरू होता है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और ख़त्म होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा देखने का हम ट्राई करते हैं कि जो हम लोग का प्रस्तावना है इसमें जो लिखित वर्ड्स है, इसमें आपको देखना होगा कि इस जो हम लोग का लिखित वर्ड है उसमें भारत, पूरा प्रस्तावना में भारत मात्र 2 ही बार जिक्र किया गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पूरा संविधान में भारत कितना बार जिक्र किया गया है, तो 2 बार जिक्र किया गया है। आज तक नहीं पूछा है, शायद किसी एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि संविधान को जो है लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग प्रस्तावना को समझने का प्रयास करेंगे और उसको हम लोग 3 भागों में समझेंगे। ठीक है, उसको हम लोग 3 भागों में समझेंगे। पहला जो हम लोग का इसमें भाग होगा वो ये होगा कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप कैसा है और कौन से उद्देश्यों की ये प्राप्ति करना चाहेगा। ठीक है, तो देखते हैं संविधान का स्रोत। हमारा जो संविधान इतना बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका स्रोत क्या है, तो इसका जो तमाम शक्ति है, ये शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो क्या है, हम भारत के लोग, हम और आप जो पढ़ रहे हैं ना, हम आप और जो ये भारत के लोग हैं, हम सभी अपने संविधान का स्रोत है। ठीक है, संविधान के स्वरूप की बात करते हैं। तो स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक वर्ड देख रहे हैं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, हमारा भारत लगभग शताब्दियों तक जो है अंग्रेजों की गुलामी में रहा, औपनिवेशिक रहा। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो है अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले, मतलब या तो वो विदेशी मामला हो या फिर अपना अंदर का मामला हो, दोनों ही मामलों में ये अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, तो भारत कैसा हो गया स्वरूप, हमारा संविधान का स्वरूप कैसा हुआ, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा। मतलब ये अपना फैसला खुद लेगा, ये डिसीजन खुद लेगा कि इसको बाहरी देशों के साथ संबंध कैसा रखना है, इसको किन से व्यापार करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब मामला ये खुद देखेगा। समाजवादी संविधान का स्वरूप, और दूसरा कैसा होगा हम लोग का, ये कैसा होगा, समाजवादी होगा। समाजवादी वर्ड का मतलब क्या होता है कि
समानता की बात करता है समाजवादी में, ठीक है, कि हर एक लोगों को बिना संघर्ष का उनको समानता प्रदान की जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ठीक है। पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान का एक बहुत ही अद्भुत विशेषता है हमारे संविधान का, कि हमारा संविधान कैसा है, हमारा देश कैसा है, वो पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है। मतलब देश का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, हमारा देश का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन जितने भी धर्म के लोग हैं हमारे यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है और सबके साथ समान सलूक करता है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक वर्ड का मतलब क्या होता है कि वैसा सरकार या शासन व्यवस्था कर सकते हैं आप जहां पर जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। तो इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्रात्मक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। आप जानते होंगे क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ की सरकार का हमारे अपने शासक का चुनाव हम और आप, मतलब हम भारत के लोग करते हैं, ठीक है। गणराज्य और गणतंत्र, इस वर्ड्स में लोग कन्फ्यूज़न करते हैं। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र वर्ड का जो है ना मतलब एक ही होता है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। गणराज्य और गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक होगा, जो रूलर होगा। सबसे इसमें दो बात आपको याद रखना है, गणराज्य और गणतंत्र में एक ही वर्ड से, इसमें आपको दो वर्ड याद रखना है, लोकतंत्र और ये अलग अलग है, ठीक है। तो गणतंत्र क्या होता है कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जो शासक का जो पोस्ट होगा, शासक का जो पद होगा, ये आपका वंशानुगत नहीं होगा, पैतृक नहीं होगा, मतलब बाप के बाद बेटा जो है राजा नहीं बन जाएगा, पहला। और दूसरा क्या होगा, टाइम लिमिट होगा, ठीक है, टाइम लिमिट होगा। मतलब अगर 5 साल के लिए सरकार होती है तो नेक्स्ट 5 ईयर में अदर सरकार आएगा। तो ये गणतंत्र व्यवस्था का ये विशेषता है कि वंशानुगत नहीं होगा पहला, और दूसरा टाइम लिमिट होगा, ठीक है। दो चीज़ों को याद रखिए। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वो कौन सी उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। तो सबसे पहला जो इसमें है न्याय, कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमारे संविधान में कौन से न्याय की बात नहीं की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन ही न्याय की बात की गई है संविधान में, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है कि हमारा प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र हो, उसमें स्वतंत्रता की भावना हो, वो अपने विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, सबकी स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की गई है, ठीक है। समता मतलब समानता की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा जो है ये आपका अनुच्छेद 21 मौलिक कर्तव्य में भी इसको बताया गया है। व्यक्ति की गरिमा मतलब हर एक व्यक्ति अपने में खास है और उसके व्यक्तिगत मामलों को, उसमें कुछ प्राइवेसी की बात होती है, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये हमारा देश का मौलिक कर्तव्य में शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही बंधुता मतलब आपसी मित्रता को बढ़ाना चाहिए। तो यही हमारा संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। हमने एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय जान लिया है संविधान का, कि हमारा संविधान का उद्देश्य कैसा रहेगा, संविधान की स्वरूप कैसी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान को किसी किसी ने कुछ कुछ कहा है, ठीक है। जैसे देखिए हमारे संविधान में आपको बता दूं मैं कि जो तीन वर्ड्स है ये पहले नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द पहले संविधान में नहीं थे। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आज तक पूछा गया और पूछे जाते रहेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड्स जो है संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, संविधान में जोड़ा गया। बाद में आपको कहीं कहीं एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे संविधान में अभी तक कितने बार सुधार किया गया है। तो मात्र अभी तक संशोधन जो है वो एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और इसी के द्वारा तीन वर्ड्स को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं हम लोग कि बेरोबारी संघवाद। इधर आप देख सकते हैं कि संविधान में जो संशोधन किया गया था इसमें थोड़ा विवाद का टाइम आ गया था, ठीक है। तो बेरोबारी संघवाद 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहना था कि हमारा जो उद्देशिका है, हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, और इसलिए इसमें परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बेरोबारी संघवाद 1960 का था। फिर आगे चल करके क्या होता है, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद आता है। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मान लेती है कि हमारा जो प्रस्तावना है वो अंग है, वो हमारी उद्देशिका संविधान का ही एक अंग है, और संविधान का इसमें
परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। हमारे जो उद्देशिका है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बात कि मूल तत्व जो फंडामेंटल जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे मूल तत्व जो है संविधान का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो केशवानंद भारती केरल बाद 1973 में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट मान लेती है कि सब जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक अंग है और इसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं। और इसी का परिणाम क्या होता है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं प्रस्तावना में कुछ कुछ उल्लेखित शब्द है। उन उल्लेखित शब्दों के मायने को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग इसके गलत इंटरप्रिटेशन को समझ लेते हैं, गलत मीनिंग को समझ लेते हैं। और जब तक आप प्रस्तावना के सही अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, आप संविधान को नहीं समझ पाएंगे, आप पॉलिटी को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो जरूरी है इन शब्दों को समझना और इससे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू, हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान शुरू है, कहाँ शुरू है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम और आप, हम भारत के लोग। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो संविधान का जो तमाम जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है? तो वो निहित है हम भारत के लोग में, ठीक है। हम भारत के लोग ही हमारे संविधान के स्रोत हैं। अपने विधि व्यवस्था के हम कर्ता धर्ता है, अपने शासक के हम चुनाव करते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि भारत के लोगों द्वारा संविधान बनाया। जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने क्या कहा कि हम भारत के लोग, तो हमने ही इसका संविधान बनाया, अपना स्वीकार किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। संविधान में जो लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हमने इसे बनाया, स्वीकार किया और खुद पर लागू भी किया, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या हम लोग का? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था कि इसका मतलब क्या होगा कि हमारे हमारे जो कंट्री के जो भी मामले होंगे वो या तो हमारे इंटरनल मामला हो या फिर हमारा एक्सटर्नल मामला हो, ठीक है। आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, दोनों ही मामलों में डिसीजन हम खुद लेंगे। हमें इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारे डिसीजन लेने में अमेरिका, चाइना, रसिया आके नहीं बताएगा भैया आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर लो, ठीक है। हम खुद डिसीजन लेंगे अपना, जिसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो उपरोक्त मामलों में देखिए, उपरोक्त मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव और प्रतिबद्धता के, बिना किसी दबाव के हम अपने निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है हम किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक नीति क्या होगी, हमारे मित्र कौन से राष्ट्र बनेंगे, शत्रु कौन से बनेंगे, किसके साथ हम कौन से क्षेत्र की संधि करेंगे, हम अपने व्यापार के समझौता किसके साथ करेंगे, ये हमारा अपना आपसी मामला है और हम इसमें किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड का मतलब यही होता है, ठीक है। समाजवादी, सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों समाजवादी और पूंजीवाद ये दो विचारधारा है, ठीक है। पूंजीवाद की विचारधारा में आप अमेरिका को देख सकते हैं। तो समाजवादी की हम बात करेंगे। समाजवादी एक विचारधारा है और इसमें जो है समानता के सभी आयामों की बात की गई है, ठीक है। संसाधन के मामले में समानता की बात हो, प्रतिष्ठा के मामले में या फिर अवसर की समानता, सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, समान संसाधन मिलना चाहिए, समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद हमारा भारत का समाजवाद है और ये किससे प्रेरित है? तो नेहरू जी के विचारधारा से प्रेरित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा से हमारा समाजवादी विचारधारा प्रेरित है, ठीक है। और समाजवाद के कुछ विशेष तत्व हैं, उन तत्वों को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। समाजवादी बात करता है हमारे समाज में समानता की बात करती है, ठीक है। तो समानता की बात करती है तो गरीबी और बीमारी को कम करना, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम करना, गरीबी और बीमारी को कम करना, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। मतलब ऐसा ना हो कि तमाम जो हमारी सभी संपत्तियां हैं वो किसी एक विशेष आदमी के पास चले जाए, ठीक है। मजदूरों एवं वंचित वर्ग का कल्याण। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे मजदूर है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनका कल्याण करना हमारा संविधान का लक्ष्य है, हमारी समाजवादी विचारधारा का एक अंग है, एक तत्व है, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड संविधान प्रस्तावना में यूज है, वो क्या है हमारा? पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। मतलब पंथ निरपेक्ष, इसको आप धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई विशेष राजकीय धर्म नहीं होगा। मतलब हमारा देश का, भारत का क्या कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। सभी धर्मों से कहते हैं समान व्यवहार करता है। सभी धर्मों को आप कह सकते हैं कि सभी धर्मों का इज्जत करता है। तो हमारा देश जो भारत का अपना कोई संविधान नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, देख सकते हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष वर्ड को जोड़ा गया, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है
पंथ निरपेक्ष सेकुलर, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले ये पंथ निरपेक्ष वर्ड संविधान में नहीं था, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग के पास एक वर्ड है, वो क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक क्या है, वैसे शासन व्यवस्था इसमें भारत की जनता में नहीं थे, मतलब तमाम शक्तियाँ शासन किस में नहीं थे, वो भारत की जनता में नहीं थे। भारत के जो लोग हैं ना, वो अपने शासक का चुनाव करेंगे, ठीक है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, ये तो आपको पता ही होगा। और हमारा जो आपको बता दें कि लोकतंत्रात्मक सरकार जो होती है ना, दो टाइप का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर जनता शासन में सीधे भागीदारी करता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड जैसा कुछ कंट्रीज है, ठीक है। लेकिन हमारा भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है। तो इसी के साथ हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और कुछ कुछ वर्ड्स और भी बाकी है, हम सारे वर्ड्स को आज देख लेंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ वर्ड्स हमारे सामने, वो क्या है, गणराज्य। हमने आपको संविधान के स्वरूप में बताया था, उद्देश्य में बताया था। गणराज्य जो वर्ड है, गणतंत्र इसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, ठीक है, देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, पहला बात। दूसरा बात कि उसकी जो पोस्ट होगी ना, वो वंशानुगत नहीं होगी, मतलब पैतृक नहीं होगी, मतलब बाप का सॉरी, अगर बाप राजा है तो बेटा राजा नहीं होगा, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है हमारे गणतंत्रात्मक राष्ट्र में। और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा, ठीक है। उनका जो टाइम पीरियड होगा ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा। ऐसा नहीं कि एक बार शासक बन गया, प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी जी अब रहेंगे ज़िंदगी भर, जब तक वो मर नहीं जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होगा। न्याय की बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो आपको बता देते हैं पहले। हमारा जो प्रस्तावना है ना, इसमें 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब ये क्वेश्चन दो यहाँ से उठते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि न्याय वाले जो वर्ड है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया, तो ये आपका रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा कि हमारे प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात या चर्चा नहीं की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो आप देख सकते हैं धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, क्योंकि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है, ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता स्वतंत्र राष्ट्र की बहुत बड़ी पहचान है हमारी, और स्वतंत्रता ही हमारी शक्ति है, जिसको आप बोल सकते हैं। और इसमें कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है, किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब कोई किसी भी व्यक्ति के जो भी वो काम करता है ना, उसमें किसी प्रकार का बाधा न डाला जाए, ठीक है, और उसको अवसर उपलब्ध करवाना है। मतलब स्वतंत्रता, बिल्कुल फ्रीडम उसको छोड़ दीजिए, वो सारा काम अपना करेगा, ठीक है। कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और ये जो वर्ड्स है ना, ये आपका मौलिक अधिकार में निहित है, मौलिक अधिकार में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है, ठीक है। 2017 के यूपीएससी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। मतलब उन्होंने कुछ 4 एग्जाम्पल्स दिया और बताया कि चारों में से जो है कौन भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो आप देख सकते हैं विश्वास तो है, अभिव्यक्ति भी है, विचार भी है, लेकिन क्या इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है? नहीं। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। और यही क्वेश्चन 2017 के यूपीएससी के पीटी एग्जाम्स में पूछा गया था, आप पेपर देख सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे समता, कुछ वर्ड से समता। समता का मतलब भी आप एक मीनिंग समझ सकते हैं कि समानता की बात करता है, ठीक है। इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम बताए गए हैं, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। ये तीनों समानताएं हमें मिलनी चाहिए। और इसका जिक्र जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में इसका जिक्र विशेष रूप से किया गया है, ठीक है। देखिए, बंधुत्व, बंधुत्व, फ्रैटर्निटी, सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना है। हमारा भारतीय संविधान हमें प्रस्तावना ये सिखाता है कि हम सब भारतवासी एक दूसरे के मित्र, बंधुत्व को बढ़ाएं, दोस्ती को बढ़ाएं, ठीक है। और सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और भाईचारे का विकास करना
और ये जो है मौलिक कर्तव्य, मतलब जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें आर्टिकल 51 का में इसका विस्तृत चर्चा किया गया है, ठीक है। और व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की जो गरिमा है इसकी भी चर्चा मौलिक अधिकार में की गई है। आर्टिकल 21 में प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना व्यक्तित्व है वो क्या है, पवित्र है, ठीक है। तो व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। और एक वर्ड से राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको भी हम लोग देखें कि संविधान में जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तब इस वर्ड को जोड़ा गया है, ठीक है। 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और पहले क्या था, एकता वर्ड था, पहले सिर्फ प्रस्तावना में एकता वर्ड यूज़ किया गया था, बाद में हम लोग क्या वर्ड यूज़ किए, एकता और अखंडता को, ठीक है। और इसका भी विस्तृत चर्चा मौलिक कर्तव्य में किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसका क्या उपयोगिता है, क्या उसका महत्व है, ठीक है। तो संविधान के विस्तृत विवरण, हमारा जो इतना बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसका विस्तृत जो इतना बड़ा विवरण है ना, उसका संक्षिप्त रूप है हमारा उद्देशिका। संविधान की आत्मा, कुछ विद्वानों ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। इसके साथ ही महत्व यह भी है कि जब किसी आर्टिकल, जब भी किसी आर्टिकल जब भी किसी आर्टिकल का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है ना, जब भी किसी आर्टिकल का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है तो प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपना, मतलब हमारा जो भविष्य क्या होगा, हम अपने किन उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे, इन्हीं हमारे उद्देश्यों का एक क्या है, विचार है, ठीक है। के एम मुंशी ने क्या कहा कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र जो है, इसका क्या कहा, जन्म कुंडली कहा इन्होंने। तो इसको आप याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। अब हम लोग अपने प्रस्तावना के अंतिम छोर पर है, और हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एक दो हमारे पास, उसको थोड़ा देख लेते हैं और देखते हैं। समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, क्लास 10 के हिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति से ना 3 वर्ड्स लिए गए हैं, ठीक है। इस क्रांति में 3 वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूज हुए हैं, और इनसे जो है हमारा प्रस्तावना में 3 वर्ड से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ये जो तीनों तत्व है ये कहाँ से लिए गए, रूसी क्रांति से। कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949, ये भी वर्ड यूज हुआ है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि हमारा संविधान का जो कुछ आर्टिकल है, 16 आर्टिकल इस दिन लागू किया गया था, संविधान का कुछ भाग लागू किया गया था। और इसी दिन को क्या मनाते हैं हम लोग, विधि दिवस अभी मनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और प्रियम्बल को एक बार हम लोग देख लेते हैं, प्रस्तावना हमारा है क्या एक्चुअली में, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो हमने तीनों चर्चा किया। इसके साथ ही हम ऊपर में आपको बताएं कि किन किन वर्ड्स, जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए उसका मैंने आपको मतलब बताया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब बताएं कि हमारा जो भारत होगा वो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ही मामलों में खुद डिसीजन लेगा। समाजवादी मतलब समानता को देखेगा। पंथ निरपेक्ष मतलब देश का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, ये सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। लोकतंत्रात्मक मतलब हमारी जो शासन व्यवस्था होगी उसमें जो उसका में जो महत्वपूर्ण तत्व होंगे वो क्या होंगे, जनता होगी, जनता के द्वारा शासक चुना जाएगा। गणराज्य जो भी प्रमुख होगा वो पैतृक नहीं होगा, उनका पद जो होगा वंशानुगत नहीं होगा, और वो टाइम लिमिट के लिए होगा, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है।
मतलब इसको अब खुद पर लागू करते हैं, अंगीकृत मतलब अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित मतलब लागू करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या था, प्रियम्बल था। और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2017 का यूपीएससी पीटी में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन 2017 में ही पूछा गया था पीटी में। क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है वो निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो उद्देशिका, उद्देशिका जो है हमारा संविधान का एक दर्पण कह सकते हैं आप, ठीक है। इसी में हम लोग का टोटली चीज़ दिखता है, ठीक है। तो संविधान की आत्मा कह लीजिए, कि संविधान निर्माताओं का मत जो है वो कहना क्या चाह रहे थे, वो किस में दिखता है हम लोग का, तो वो प्रस्तावना में दिखता है। उसके बाद थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है हमारे पास, थोड़ा उसको देख लेते हैं, ठीक है। एन ए पालकी वाला, थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एन ए पालकी वाला, इन्होंने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। दूसरे व्यक्ति थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान का इन्होंने आत्मा कहा, आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है, ठीक है। और अदर नाम जो है किसी का, उद्देशिका को आत्मा भी कहा जाता है, अदर नाम, तो आप इसको याद रखिए। एन ए पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा, कृष्ण स्वामी अय्यर ने हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा, भीमराव अंबेडकर ने संविधान का इसको आत्मा कहा है, ठीक है। इसको जान लीजिए। और इसी के साथ मुझे लगता है ख़त्म ही हो गया है। बस इसका एक पोर्शन बचा हुआ है कि मैं इस चैप्टर से जितने भी आज तक एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में, उसको हम डील कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, जो भी आज तक पूछे गए एग्जाम्स में, और प्रस्तावना बिल्कुल क्लियर है, नोट्स हमने बनाया है, आप चाहेंगे तो नोट्स बना सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट वीडियोज़ हम लोग हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप नोटिफिकेशन देख पाएँ। उद्देशिका एक इंडियन पॉलिटी का चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें उद्देशिका को समझना, संविधान पॉलिटी पढ़ने से पहले उद्देशिका को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने फर्स्ट वीडियो उद्देशिका का बनाया। नेक्स्ट वीडियोस हम देखते हैं कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट लगती है, हालांकि सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। और हिस्ट्री चल रही थी, आप वीडियोस में जा करके देख सकते हैं, हमने हड़प्पा सभ्यता तक किया हुआ था, एनसीईआरटी हिस्ट्री भी कर रहे थे हम लोग, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर।